हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। तो आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 3 और इस अध्याय में है उष्मा और ताप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हीट एंड टेम्परेचर। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग पिछले प्रश्नवाली पे देखे थे, पिछले अध्याय पे देखे थे कि इन पार्ट का नाम को मतलब को पहले समझते हैं ना, वैसे ही सिमिलरली इसमें भी करेंगे, सेम स्टेप रहेगा। ये भी एक नोट बेस वीडियो है, इस पे पूरा का पूरा आप लोग को बुक का नोट कैसे बनाना है, आप लोग को तैयारी कैसे करना है, इस बेसिस पे ये वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं ताप। ताप को बोला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, बोलते हैं ना टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर कम करो। डॉक्टर लोग बोलते हैं टेम्परेचर कितना है चेक करो, बोलते हैं ना, वही टेम्परेचर है, वही ताप है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग को। अगर टेम्परेचर पूछा गया, ताप पूछा गया कि ताप किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग? ताप उष्मा की माप होती है, मतलब उष्मा कितना है उसको बताने के लिए हम लोग को ताप की आवश्यकता होती है। अब उष्मा क्या है उसको आगे देखेंगे, है ना। और अगला आप बता सकते, ताप उष्मा की दिशा बताती है। ताप क्या बताती है? उष्मा की दिशा बताती है कि ताप उच्च ताप की ओर जा रही है कि निम्न ताप की ओर जा रही है, इनको बताती है कौन? ताप। किसी भी वस्तु की ठंडा एवं गर्म की माप को, मतलब कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है, इसकी माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। क्लियर है? ये थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है। अब देख लेते हैं ताप का पैमाना, कि ताप के पैमाना क्या क्या होते हैं। ताप के 3 पैमाना होते हैं। केल्विन, जिसे के से दर्शाया जाता है, जो कि 273 केल्विन से 373 केल्विन तक के माप को दर्शाता है। अगला है सेल्सियस, ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक को दर्शाता है। और अगला है फ़ारेनहाइट, जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। आगे देखते हैं तापमान के पैमानों में संबंध। अगर हम लोग को बोला जाए कि अगर ये तापमान फ़ारेनहाइट में इतना है, उसको सेल्सियस में बताओ बोलेंगे, तब की कंडीशन में हम लोग कैसे करेंगे उसको देखो। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि लिखा हुआ है। तापमान पैमाना जो इसका हम लोग को दिया है उसका लिखेंगे तापमान पैमाना। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखेंगे तब उसको आप लोग और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तापमान पैमाना लिखना है, फिर निम्न बिंदु उच्च बिंदु। निम्न बिंदु उच्च बिंदु हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना, जैसे कि यहाँ निम्न बिंदु उच्च बिंदु सबका लिखा हुआ है। केल्विन का निम्न बिंदु कितना है? 273 केल्विन। उच्च बिंदु कितना है? 373 केल्विन, है ना। उसी तरह आप लोग को इस तीनों का याद रखना, तीनों का बहुत आसान है, एकदम से याद कर लेना आप लोग को। ठीक है, फिर ये दोनों बराबर की इस साइड उस साइड दोनों साइड में वैल्यू रख लेना है, फिर बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आप लोग का पिछले साल आया भी है असाइनमेंट में। डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर का तापमान डॉक्टर द्वारा फ़ारेनहाइट में नापते हैं। उनके पास नापने के लिए क्या लेकर आते हैं अपने पास? फ़ारेनहाइट। और उसको सेल्सियस पैमाने में कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो उसके लिए सेम टू सेम करना है, वैल्यू पुट करोगे तो आते जाएगा। ठीक है, जो कि इस प्रकार होगा। वैल्यू रखोगे, फिर देखो निम्न हम लोग को फ़ारेनहाइट में दी इसलिए एफ लिखे फ़ारेनहाइट का, फिर 32, क्योंकि क्या निम्न बिंदु लिए है ना, उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु, है ना, इसी के हिसाब से सूत्र के हिसाब से किए हैं। वहाँ फिर सेल्सियस में बदलना है, इसलिए वहाँ पर सी लिखे हैं। और जो जिसका निम्न बिंदु क्या होता है? 0 और उच्च बिंदु होता है 100, रखते गया है। जो घटता है उसको घटा देना है आप लोग को। फिर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, सी का वैल्यू आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अतः सेल्सियस पैमाने में कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो हो गया ताप का। अगला टॉपिक है अब हम लोग का उष्मा, कि उष्मा किसको बोलते हैं। क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके कि ताप जो होता है उष्मा का माप होता है करके, तो उस उष्मा को भी समझना पड़ेगा ना। और ये एग्ज़ाम में आता भी है कि उष्मा क्या होती है, उष्मा के कितने प्रकार होते हैं, कितने संचरण होते हैं, ये सब पूछा जाता है। उष्मा की मात्रा क्या होती है, तो उसके लिए क्या करना है आप लोग को, इसको देखना पड़ेगा। उष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। उष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है जो तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। तापांतर के कारण, जैसे कि कहीं पर कम ताप रहता है तो उसके कारण
आप लोग जानते हैं अगर हम लोग एक रॉड लेंगे, रॉड को एक सिरे को गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होते चला जाता है ना, ठीक है। उसी को बोल तापांतर के कारण मतलब उष्मा स्थानांतरित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है उष्मा, तभी तो गर्म हो रहा है ना, ठीक है। उसी को बोला जाता है उष्मा बोला जाता है, ठीक। अगला है उष्मा का मात्रक। उष्मा का 3 मात्रक होते हैं, जैसे कि ताप का भी 3 मात्रक था, 3 पैमाना था, वैसे ही इसका भी 3 है। सीजीएस पद्धति 2 है इसका, सॉरी इसका कितना है 2। सीजीएस पद्धति में कैलोरी लेना है और एसआई पद्धति में जूल लेना है, ठीक है। 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.18 जूल, क्लियर है। अगला टॉपिक है उष्मा का संचरण, मतलब उष्मा एक्चुअल में बहता कैसे है, ठीक है। उष्मा का संचरण कैसे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है कैसे, उसको पूछ रहे हैं कि उष्मा का संचरण से आप क्या समझते करके आप लोग के एग्जाम में आया। तब आप लोग को क्या लिखना है, तापांतर के कारण उष्मा स्थानांतरित होती है। आप लोग जानते हैं ताप अंतर के कारण उसमें स्थानांतरित होती है। हम लोग लोहे के एक सिरे को गर्म करते हैं रॉड के, तो उसका सभी साइड लाल होते जाता है ना, आप लोग तो देखे होंगे कभी गर्म करके, तो उसी को बोल रहे हैं। तो तापांतर के कारण क्या हो रहा है, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा का संचरण कहते हैं। मतलब उष्मा एक जगह से दूसरा जगह चलता है, उसे ही उष्मा का संचरण कहते हैं। ये उष्मा का संचरण भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन किसे कहते हैं, जब पदार्थ के कणों के संपर्क में संचरण होता है ना, बहुत सारा छोटा छोटा क्या को रख दिए, लोहे के थोड़े छोटा छोटे टुकड़ा को रख दिए, जैसे रेत को बोल दिए। अब रेत क्या है, वो कण है ना, अगर हम लोग रेत को एक सिरे को गर्म करेंगे तो क्या होने लग जाता है, पूरा रेत गर्म होने लग जाता है ना, उसी को बोलते हैं। ये किस विधि से होता है, चालन की विधि से, क्लियर है। इससे क्या, किससे गर्म होता है, किस विधि से, चालन की विधि से। अगला है संवहन, या उष्मा संचरण की विधि है जिसमें तरल पदार्थों में, जैसे कि हम लोग को किसी पानी को गर्म करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संवहन की विधि से होता है, क्योंकि संवहन ऐसा विधि है जो कि कभी संवहन से क्या होता है कि ये ठोस पदार्थों में कभी भी नहीं होता है। किसी ठोस पदार्थों में संवहन का विधि हम लोग कभी भी लगा नहीं सकते। संवहन में द्रव्यमान बदल जाता है, जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते, दूध को गर्म करते हैं तो उसका मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है ना, बदलते जाता है, इसी को बोलते हैं कि द्रव्यमान भी बदल जाता है। अगला है विकिरण, या उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका उष्मा के लिए संचरण के लिए मतलब, जैसे कि पहले वाले में कण एक कण से दूसरे कण में चला जा रहा था, है ना, और दूसरे वाले में पानी है तो सब तो जुड़ा हुआ है, एक ही में सबका कण मिला हुआ है, इसलिए वो गर्म हो जा रहा है। तीसरा में कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग बचपन में क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं जिससे क्या आता है, प्रकाश, कंपास बॉक्स में आप लोग का आता होगा, एक ग्लास देखे होंगे, उसको करते हैं तो फिर कागज़ पे रखे रहते हैं, बहुत टाइम तक सूर्य के प्रकाश उसमें आता है तो फिर वो कागज़ जलने लग जाता है। मतलब क्यों जलता है, किस विधि से, विकिरण की विधि से, याद रखना आप लोग, ठीक है, विकिरण की विधि से जलने लग जाता है, क्लियर है। आगे देखते हैं उष्मा के प्रभाव। उष्मा के क्या क्या प्रभाव होता है एक्चुअल में। उष्मा की 3 प्रभाव होता है, ताप में वृद्धि होता है उष्मा के कारण, और उष्मा के कारण ही उष्मी प्रसार होता है, और उष्मा के कारण ही आयतन प्रसार गुणांक होता है। 3 प्रसार होता है, आप लोग को तीनों को कर लेना क्योंकि तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस वाले अध्याय से। जैसे कि ताप में वृद्धि कैसे होता है, सबसे पहला देख लेते हैं। तो किसी वस्तु को गर्म करने पर वह उष्मा अवशोषित करता है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं अगर कोई सा भी हम लोग एक वस्तु को लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करता है, जिससे उसका क्या होता है, ताप बढ़ता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कच्चे लकड़ी को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलने लग जाता है, धुआं निकलता है ना, क्यों, क्योंकि वो उष्मा को अवशोषित करने लगता है जिससे वो गर्म होते जाता है, इसलिए वैसा होता है कि धुआं निकलते जाता है ना, ये इस कारण होता है। फिर जैसे कि इसका भी एक फॉर्मूला है, उष्मा निम्न बातों पर निर्भर करता है, किसके किस पर, द्रव्यमान पर। अब द्रव्यमान कैसे, उस पर तो डिपेंड करेगा ही, और उसका ताप कितना बढ़ा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका सूत्र Q इक्वल टू ये हो जाएगा SM डेल टी। डेल टी क्या हो, जहाँ पर ताप परिवर्तन है, ठीक है। अगला है उष्मी प्रसार। अब उष्मी प्रसार कैसे होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं, है ना। किसी वस्तु को गर्म करने पर उष्मा के प्रसार होता है, किसी कोई सा भी हम लोग वस्तु को गर्म करते हैं तो करने पर उष्मा के प्रसार होता है, मतलब फैलता है, कौन, ठीक है, प्रसार होता है, फैलता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उष्मी प्रसार कहते हैं,
ठीक, कोई सा भी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो उस वस्तु में क्या होने लगता है, ऊष्मा सभी जगह फैलने लग जाता है उस पूरे वस्तु में। ठीक है, तो उसे ही हम लोग ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार भी दो तरीक़ा से होता है, जैसे कि रेखीय प्रसार गुणांक, एक रेखा के फॉर्म में होता है और दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो इसको देख सकते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक को आप लोग डायग्राम पर भी देख सकते हैं। इसका किसी वस्तु की इकाई लंबाई में, मतलब कोई एक वस्तु है उसके इकाई लंबाई मतलब लगभग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, उसकी उतनी की लंबाई में 1 सेंटीमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो जितना भी प्रसार होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं रेखीय प्रसार बोलते हैं। इकाई लंबाई में ना, मतलब मान लेते हैं एक इकाई लंबाई 1 सेंटीमीटर में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो जितना भी वो फैलेगा, जितना भी उसका प्रसार होगा उसको ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसको देख लेते, किसी वस्तु की इकाई क्षेत्रफल में, जैसे कि पहले में क्या इकाई लंबाई में कर रहे थे, अभी इस वाले डिफरेंस ये है कि इकाई क्षेत्रफल में, एक क्षेत्रफल ले लेंगे, एक एरिया लेंगे, उस एरिया में पर्टिकुलर एक एरिया में, मतलब हम लोग ले लेते हैं 1 वर्ग मीटर मान लेते हैं, पूरा लंबाई चौड़ाई बराबर लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो जो प्रसार होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे बीटा से दर्शाते हैं। बीटा बराबर होता है डेल ए मतलब एरिया में चेंजेस आएगा, बटा ए इंटू डेल टी हो। तो ए क्या है, एरिया है, डी टी क्या है, ताप में परिवर्तन है। अगर कितना परिवर्तन हुआ उसको निकालना है तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अगला है, थर्ड नंबर है आयतन प्रसार गुणांक। अब देख लेते हैं आयतन का कैसे प्रसार होता है भाई। किसी वस्तु की इकाई आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस, अब देखो ये आयतन है इसलिए इकाई आयतन में सभी परिभाषा को सिमिलरली सेम वर्ड पे लिखा गया था। अब इसको बी केयरफुली करना है आप लोग को, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, कि किसमें कौन सा वर्ड यूज करना है आप लोग को। तो देखो, किसी वस्तु की इकाई आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर जो प्रसार होता है ना, उसे ही आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं और इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा बराबर होता है डेल वी, किसी का भी वैल्यूम चेंज करते हैं वैल्यू, तो वी वही है, क्या है, आयतन। ठीक, क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और देख लेते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, कोई वस्तु है तो उसके द्रव्यमान में, इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। उसी तरह गुप्त ऊष्मा भी देख लो, किसी वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए, भौतिक अवस्था मतलब जैसे वो ठोस है तो उसको द्रव बनाने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है? लास्ट टॉपिक है हम लोग का ऊष्मा धारिता। किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, कोई वस्तु है उसके पूरा जितना भी द्रव्यमान है, पूरा का पूरी जगह में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितना भी हम लोग को ऊष्मा की मात्रा आवश्यकता होती है ना, उसे ही ऊष्मा धारिता कहते हैं। क्लियर है? आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि ये एक नोट बेसिस है, पूरे बुक का आप लोग का बुक का सार है बोला जाता है, उसको बुक से ही लिखा गया है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पे।